अब मैं अरुण से लास्ट 2 प्रश्न पूछने वाली हूँ, और एक तो प्रश्न मैं पूछने वाली हूँ 4th पेपर एथिक्स का। मतलब एक तो जीएस में वैरायटी बहुत है, ऐसा सब लोग जानते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब कुछ आता है, और इसके अलावा एक 4th पेपर भी है जो फिलॉसफी को कंटेन करता है, एथिक्स का पेपर कहलाता है। तो 4th पेपर को लेकर के क्या आपने कोई स्पेशल स्ट्रेटजी प्लान की थी, या ऐसा कुछ आपके दिमाग में था? क्या लगा आपको वो पेपर डील करते समय? मैम 4th पेपर की सबसे यूनिकनेस यही है कि इसका सिलेबस बहुत लिमिटेड है। जितना GS 1 का अकेले का सिलेबस होगा, ये इसका 1/4 है, और मार्क्स का वेटेज सेम है। तो मैंने जो स्ट्रेटजी इसके लिए फॉलो करी थी, मैंने क्या करा था कि जितने भी सिलेबस में पॉइंट्स हैं GS पेपर 4 के, मैंने उनको जब भी डिटेल में स्टडी करा तो मैंने उनके की पॉइंट्स निकाल लिए थे। जैसे डीओंटोलॉजी एक कीवर्ड पॉइंट हो रहा है, वॉइस ऑफ कंसाइंस एक कीवर्ड हो रहा है, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस एक कीवर्ड हो रहा है। इस तरह से मुझे लगभग 200-250 कीवर्ड्स का मैंने एक सेपरेट कलेक्शन करके अपने पास रखा हुआ था, जो मुझे पता था कि जो मैं 20 आंसर अपने कॉपी पे लिखने जा रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि इन 250 वर्ड्स में से 150-200 वर्ड्स यूज़ करूँ मैं अपनी, जहाँ मतलब पॉसिबिलिटी है। अगर पॉसिबिलिटी है तो मैं उन कीवर्ड्स का जो मेरे सिलेबस से ही कहीं ना कहीं निकल कर आ रहे हैं, इनडायरेक्ट सिलेबस का पार्ट है, मैं उसे अपने आंसर में यूज़ कर पाऊँ। तो फर्स्ट थिंग मैंने कीवर्ड्स पे स्ट्रेस किया था। सेकेंड थिंग, मैंने कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स जो एथिक्स के थे, जैसे कि गीता का निष्काम कर्म है, जैन धर्म का निकांतवाद है, इसी तरीके से जो अलग अलग थिंकर्स के भी अलग अलग थ्योरी है, जैसे गोल्डन मीन है, तो मैंने उनको भी सेपरेटली अपने पास कलेक्ट करके रखा था कि जैसे मैं केस स्टडी से डील कर रहा हूँ तो वहाँ पर कंक्लूजन पे पहुँचते हुए मैं उन्हें कोट कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैं दूसरे भी एथिक्स में, ज़रूरी नहीं आपको केस स्टडी में ही डायलेमा दी जाए, कभी कभी क्वेश्चन जो होता है वो अपने आप में एक डायलेमा के फॉर्म में ही आपको दिया होता है गिवन, तो वहाँ पर भी आप उस कंसेप्चुअल नॉलेज को कितना यूज़ कर पा रहे हो। मैंने फर्स्ट फोकस उस पर किया था। सेकंड फोकस मैंने ये किया था कि मैंने एग्जांपल्स बहुत सारे यूज़ किए थे। इवन मैंने एग्जांपल्स का एक कैटेगराइजेशन पहले से बना के रखा था कि सपोज क्वेश्चन आता है कि आप इंटीग्रिटी क्या होती है, आप कैसे से मेंटेन करेंगे, या लीडरशिप क्या होती है, आप कैसे लीडरशिप स्किल्स शो करोगे, या हिस्ट्री में क्या ऐसा एग्जांपल है जो आपको इंस्पायर करता है। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के लिए मैंने एक कैटेगराइजेशन बनाया था कि जिसमें मैंने कुछ 10 एग्जांपल लगभग ब्यूरोक्रेसी से प्रिपेयर करे थे, कि जैसे IAS विनोद राय हैं, IAS अशोक हिमका हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल जिनको मैं कोट कर सकता था अपने आंसर में। TN शेषन हैं। इसी तरीके से मैंने कुछ जो इस समय के फेमस पर्सन्स हैं, जैसे कि नादिया मुराद जी हो गई, अगेन जो नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित हैं, ऐसे लोग जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट करा है, नेल्सन मंडेला हैं, गांधी जी हैं, जो अपने आप में लैंडमार्क लोग रहे हैं, उनकी एक सेपरेट लिस्ट, प्लस साथ में उन्होंने जो स्पेसिफिक काम जिसके लिए वो जाने जाते हैं उसकी एक सेपरेट लिस्ट तैयार करके रखी थी। सेम हिस्टोरिकल फिगर्स में भी, कि जितना हम हिस्ट्री में पीछे जाते हैं, या फिर जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में जो हमें अलग अलग स्टोरीज़ मिलती हैं, छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज़ मिलती हैं, चाहे वो महाभारत की हो, चाहे वो रामायण की हो, चाहे वो जातक स्टोरीज़ की हो, जो मुझे स्टोरीज़ ऐसा लगा कि मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ ऑनेस्टी शो करने के लिए या इंटीग्रिटी शो करने के लिए, मैंने उसे यूज़ किया है। और कुछ एग्जांपल्स मैंने अपने पर्सनलाइज तैयार करके रखे थे कि कहाँ पर मैंने कोई मॉरल डिलेमा फेस करी तो वहाँ पर मैंने क्या किया, बिना नाम यूज़ करे या बिना अपना कोई भी पर्सनल सिग्नेचर यूज़ किए, सिर्फ उस प्रॉब्लम को कि जब मैंने वो चीज़ फेस करी तो मैंने वहाँ पे क्या क्या परफॉर्म करा। तो इस तरीके से मैंने कुछ 60-70 एग्जाम्पल्स की लिस्ट बना के रखी थी अलग अलग टाइप्स में, और मुझे पता था कि मैं जब भी क्वेश्चन आएगा सामने तो मैं इसे किस तरह से एज़ पर द नीड ऑफ क्वेश्चन वहाँ पर उसे इस्तेमाल कर पाऊँ, और वहाँ पर मैंने इसे इस्तेमाल किया था। इसके अलावा मुझे लगता है कि एथिक्स में फ्लो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन आपसे उसका एक्सप्लेनेशन डिमांड कर रहा है, फिर उसके बाद आप कहीं ना कहीं उस पॉइंट को लेकर के आगे बढ़ रहे हो, और फिर उसका क्रिटिसिज्म कर रहे हो, या फिर उस पर किसी दूसरे थिंकर ने कोई अपोजिट बात कही है तो आप उसे रख रहे हो, कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लेकर के आ रहे हो, देन फाइनली आप वे फॉरवर्ड लेकर के आ रहे हो। तो इन 3 चीज़ों पे मैंने एथिक्स में बहुत फोकस करा था। फर्स्ट कीवर्ड्स थे, सेकंड एग्जांपल्स थे, थर्ड वाज फ्लो। सो मैं याद दिला दूं व्यूवर्स को कि हम लोग अरुण से बात कर रहे हैं, और वो SDM 9th रैंक उन्हें मिली है PCS 18 में। और अब हम लोग ऐसे वाले पार्ट पे आ रहे हैं, हम अपने इस क्वेश्चन आयर के लास्ट फेज में हैं, और ऐसे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं अरुण से जानना चाहती हूँ कि ऐसे को लेकर के क्या स्ट्रेटजी फ्लेम की तैयारी में, क्या चीज़ों को ऐसे लिखने में आपने क्या
स्पेसिफिक तरीका अपनाया, कोई डिफरेंट तरीका अपनाया, उसकी प्रैक्टिस कैसे की, या इन चीज़ों को लेकर के पूछना चाहते हो? मैम ऐसे के लिए सर जैसे कहते हैं कि ऐसे कोई फैक्ट्स की बम्बार्डमेंट नहीं है, ऐसे इज़ अ शेडो ऑफ नॉलेज, ये ज्ञान की छाया है जिसमें आप अपना विज़न शो कर रहे हो कि किस तरीके से आप समझते हो चीज़ों को, किस तरह से आप देखते हो अलग अलग मुद्दों को। तो मुझे लगता है कि निबंध एग्जैक्टली वही है कि आप अंदर से कैसे हो और आप दूसरी चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हो, वही आप लिख पाते हो निबंध में। निबंध में कुछ अलग से एक्स्ट्रा आप फैक्चुअल चीज़ों को जोड़ घटा के नहीं लिख सकते हो। अगर आप वहाँ तक लिखोगे तो फिर वो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आएगा ही नहीं। तो मैंने वहाँ पर फोकस किया था कि मैं अपनी स्ट्रेंथ में कहाँ काम कर सकता हूँ। जो जो चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा अपनी स्ट्रेंथ पे काम कर सकता हूँ, मैंने उन्हीं चीज़ों को अपने एसे में इनकॉर्पोरेट किया था। जैसे मैं अपने एसे के इंट्रोडक्शन की बात करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि एसे का जो सबसे क्रूशल पार्ट होता है वो उसका इंट्रोडक्शन ही होता है कि आप कैसे उसे फेस कर रहे हो। तो एक ही बहुत कॉमन टॉपिक है, 18 में मैंने अटेम्प्ट किया था, इंटरनेशनल टेररिज्म, आतंकवाद। बहुत ही कॉमन सा एसे है, बट मैंने इसे चूज़ किया था बिकॉज कुछ मुझे लग रहा था कि मेरे पास शायद एक अच्छा इंट्रोडक्शन है इस टॉपिक के लिए। तो मैंने इसकी स्टोरी इस तरह से बिगिन की थी कि पश्चिम एशिया के एक गांव में एक छोटी लड़की रहती थी जो एस्पायर करती थी कि वो डॉक्टर बनना चाहती है और अपने सपने देखती थी वो किस तरीके से वो अपने जीवन में आगे बढ़ेगी, क्या उपलब्धियां हासिल करेगी। और तभी अचानक क्या होता है कि उसके गांव पर हमला होता है। कई सारे इस्लामिक स्टेट के टेररिस्ट उसके पूरे के पूरे कबीले को मार डालते हैं, उसके माँ बाप को उसके सामने मार दिया जाता है। और एकदम से वो सोचती है, उसके माइंड में आता है कि इन सब चीज़ों में आखिर मेरी क्या गलती है, मैं तो सोच रही हूँ कि मैं तो कुछ अच्छा करना चाह रही हूँ, फिर मेरे साथ ये ख़राब क्यों हो रहा है। तो वो लोग आते हैं, वो लोग उसको लिए जाते हैं और उसे एज अ सेक्स स्लेव कई समय तक उसे यूज़ किया जाता है। तो मेरा पॉइंट ये था कि मैं ये दिखाना चाह रहा था कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का एक विभत्स चेहरा कैसा होता है। तो मैंने अपना बिगनिंग इस स्टोरी पॉइंट से किया था एक पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में मैंने इसका एग्जैक्ट रेफरेंस दिया था कि ये थे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित नादिया मुराद की पुस्तक द लास्ट गर्ल के कुछ अंश। देन मैंने प्रॉपरली बिगिन किया था कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है क्या, आतंकवाद का प्रोपेगेंडा क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, इसके कौन कौन से एक्टर्स हैं, क्या कॉजेज़ हैं, किस तरीके से इसकी स्प्रेडिंग है, कौन से इसके नेटवर्क्स हैं, क्या G20 कर रहा है इसके लिए, इंडिया क्या कर रहा है इसके लिए, हमें क्या करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत है। वो बेसिक पॉइंट थे। और वहाँ पर भी मैंने अपनी स्ट्रेंथ पे काम किया था कि मैंने अपने एक वर्ल्ड मैप को शो करके जितने भी टेररिस्ट सेंटर्स हैं अलग अलग, जैसे मध्य पूर्व में इस्लामिक स्टेट है, अफगानिस्तान वाले रीजन में तालिबान है, इसी तरह अफ्रीका में अलग अलग रीजन्स हैं, तो उनको शो किया था मैप पे और प्रॉपरली फिर कॉजेज़ रेमेडीज़ वाले फॉर्मेट में इसे लिखा था। और फिर फाइनली जब अपना इसे कंक्लूड किया था तो वो भी मैंने नादिया मुराद जी के साथ में ही किया था कि एक तरफ से जहाँ वो एकदम अपने ब्रेकिंग पॉइंट पे थी, उसके बाद उन्होंने अपना एक NGO बनाया जो हज़ारों उन लोगों को जो ऑलरेडी IS के गिरफ्त में थे, वहाँ पे एज अ सेक्स स्लेव काम कर रहे थे, उनकी रीस्किलिंग के लिए, उनको लाइफ स्किल देने के लिए वो NGO काम करता है। तो मैंने बेसिकली अपना इंट्रोडक्शन एक स्टार्ट किया था एक ब्रेकिंग पॉइंट से और उसको एक पॉजिटिव नोट पे एंड किया था और कहीं ना कहीं वो एक डोर थी जिससे मैंने अपने पूरे निबंध को बांधा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी डोर है जिससे आप अपने फैक्ट्स को, अपने पॉइंट्स को बांध सकते हो, तो आपको उसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो निबंध में यही मैटर करता है कि आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। प्रेजेंट आप वही कर सकते हो जैसा आप सोचते हो या जिस नज़रिए से आपने चीज़ों को देखा है या समझा है। तो ऐसे में मतलब आपको अपना ही एक्सप्रेस करना होता है। तो मुझे लगा कि ये एनेक्डोट या कहानी मैं लिख सकता हूँ, तो मैंने लिखा। अगर आपकी स्ट्रेंथ किसी और वे में आती है, किसी और वे में आप बेटर रिप्रेजेंट कर पाते हो, तो मुझे लगता है कि निबंध आपको उस दूसरे तरीके से लिखना चाहिए। बहुत ही अच्छे आंसर्स, और ये शो भी कर रहा है कि आखिर अरुण की 9th रैंक क्यों आई है। जैसा इसने अभी हम लोगों ने जब टॉक ली तो हमारे एक और जो एस्पिरेंट्स लवगीत थी, उन्होंने बताया कि उनके हर ऐसे की हर तीसरी लाइन में फैक्ट था। तो ये उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, ये उनकी स्ट्रेंथ थी कि उनको फैक्ट्स का एक्सेस था, उन्होंने उसको उस तरह रिप्रेजेंट किया। अरुण ने अपने बोलने में जैसा लिया कि सर ने ये बात बताई थी कि जो ऐसे होना चाहिए वो आपका विज़न और आपके जो विचार हैं उनकी शैडो, उनकी छाया होनी चाहिए। और एक एडमिनिस्ट्रेटर का क्या क्रिएटिवनेस हो सकती है, ये शो होना चाहिए। तो इसने अपने ऐसे को उस तरह से डील किया और आपको विद एग्जाम्पल बताया। अब आप अच्छा सोचिए, आतंकवाद पे ऐसे कोई लिखेगा तो कोई भी जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा होगा
उसे उसके कारण और परिणाम और रीज़न और स्प्रेड ये तो मालूम ही होगा, और जब वो लिखेगा तो उसके नंबर बाकी कैंडिडेट से डिफरेंट कैसे आएंगे? तो इस इनोवेटिवनेस या क्रिएटिवनेस से ही ये डिफरेंस आएगा। तो जो भी आप लर्न कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा बहुत काम आने वाला है। ये एपिसोड बहुत ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल है और बहुत अच्छी तरह से इसने अपना बाकायदा एग्जाम्पल दे करके, और आप देखिए अभी हम लोगों ने पिछले उसमें भी बात की थी कि एक डोर और एक जो कनेक्टिविटी की बात की थी, तो इसने बाकायदा आपको लाइव एग्जाम्पल दे करके बताया कि कैसे इसने कनेक्ट किया। और अब मैं आज का लास्ट क्वेश्चन इससे पूछना चाह रही हूँ। मैंने ये देखा है अपने उत्कर्ष अकेडमी के 29 साल के एक्सपीरियंस में कि बहुत से बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत हारे टूटे से भी आते हैं, या कभी ऐसा, चूँकि ये तैयारी थोड़ी सी पेशेंस भी मांगती है, तो मैं पूछना चाहती हूँ अरुण से कि क्या ऐसा कोई मौका आपके उसमें आया और फिर आपने अपने को कैसे रिवाइव किया कि आप इस 9th रैंक जैसे पोजीशन में आ गए, और अभी तो आपके सामने संसार पाने को बाकी है। और मैम, हर किसी की लाइफ का अपना कोई ना कोई लो पॉइंट होता ही है, जहाँ पर एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है, जहाँ से आदमी या तो बिल्कुल नीचे जा सकता है, ये छोड़ सकता है उस चीज़ को, या फिर फर्दर उससे आगे जा सकता है। तो मुझे लगता है कि साल 2017 मेरे लिए वो एक ब्रेकिंग पॉइंट वाला ईयर था, जहाँ से जैसे 2017 में मेरे फादर का देहांत हुआ था, तो घर पे माहौल थोड़ा सा ऐसा ही था, और मैंने उसी टाइम उसके जस्ट पहले ही अपनी जॉब से रिज़ाइन दिया था। तो घर पे माहौल ऐसा था कि सिविल की तैयारी की जाए ना की जाए, मैं खुद में डाउट पे रहता था कि मैं एग्ज़ाम को आगे फर्दर कंटिन्यू करूं या ना करूं। और देन उसी के कुछ महीने बाद 2016 का मेंस का रिज़ल्ट आया था, तो उसमें मेरा फर्दर इंटरव्यू कॉल के लिए नहीं हुआ था, और वो भी बहुत कम मार्जिन से था, वो मुझे खैर बाद में पता चला था, लेकिन एक कंटिन्यूटी सी बन जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं खुद से, एक होता ना आप क्वेश्चन करने लगते हो कि क्या कंटिन्यू करूं या ना करूं, तो वहाँ पर मैंने खुद से ये सवाल पूछा था। और फिर मैंने अपने घर वालों से बात की थी, मम्मी से बात करी थी, अपनी सिस्टर से बात करी थी, अपने भाई से बात करी थी, और कहीं ना कहीं मुझे जवाब यही मिला था कि जो भी हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कंटिन्यू कर सकते हो तो तुम्हें करना चाहिए। और यही सेम चीज़ मुझे खुद से भी लगती है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ के लिए आप कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, और आपको ऐसा लगता है कि आपको दिख रहा है कि आप वहाँ पहुँच सकते हो, बस कुछ फासले हैं, कुछ चीज़ें हैं जो ब्लॉकेज आ रहे हैं आपके सामने, और वो ब्लॉकेज भी आपको दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम ब्लाइंडनेस मेंटेन है। तो मेरे ख्याल से आपको उन ब्लॉकेज को, उन पत्थरों को हटाना चाहिए, और वही सेम चीज़ मैंने कंटिन्यू करी थी। कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट या जिन लोगों के साथ आप रहते हो उसका सपोर्ट मैटर रखता है। आप अकेले चीज़ें नहीं कर सकते हो, आप इंटरडिपेंडेंट होते हो अपनी फैमिली के साथ में, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में। तो मुझे फॉर्चुनेटली अच्छा फ्रेंड सर्कल, अच्छी फैमिली, बहुत सारे सर मैम, बहुत लोग मिले, जिसकी वजह से मैं इस वाले फ़ेज़ को बहुत जल्दी क्रॉस कर सका। बल्कि ये बहुत ही लिमिटेड टाइम तक ये फ़ेज़ रहा था, उसके बाद मैं कंटिन्यू हो गया था नेक्स्ट वाले उसके लिए, देन फर्दर 17, देन फाइनली 18। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने दोस्तों को कि आप मतलब थोड़ा सा होप रखिए, बिकॉज होप बहुत बड़ा वेपन होता है। आप उम्मीद कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अरुण, मुझे तुम्हारा ये डायलमा याद है, मुझे याद है तुम डिस्कस कर रहे थे और कह भी रहे थे कि फैमिली सपोर्ट, बल्कि मैं घर भी आई थी उस समय तुम्हारे, इसी बात का जब मुझे पता लगा था कि हाँ पिताजी, तो मुझे खुशी है ये नोट करके कि जो विश्वास आपके परिवार ने आप पे व्यक्त किया, जो विश्वास एकेडमी में आपने आपके ऊपर व्यक्त किया, जो हमने आपके ऊपर विश्वास व्यक्त किया, वो आपकी कैपेसिटी दिख भी रही थी। और मुझे लगता है कि आगे ज़िंदगी में कभी आपको इस बात के लिए रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा, और अगर आप स्किप कर जाते तो शायद रिग्रेट रह जाता। और भविष्य आपका बहुत उज्जवल है, और आपके साथ पूरे एकेडमी परिवार की शुभकामनाएं हैं कि आप नित नई ऊंचाइयां और तरक्कियां और उपलब्धियां हासिल करें अपनी जॉब के दौरान।